Assalamu alaikum dear students. Pre-mating isolation, perimating isolation के टाइप्स, मैकेनिज्म्स और कॉमन एग्जांपल्स हम डिटेल से ज़रा देखेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज प्री-मेटिंग आइसोलेशन? ऐसे फैक्टर्स जो फर्टिलाइजेशन नहीं होने देते, जो जाइगोट नहीं बनने देते, यानी ऐसी आइसोलेशन की टाइप जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स नहीं होती, स्पीशीज़ या पॉपुलेशन के इंडिविजुअल्स के दरमियान इंडिविजुअल्स अमूमन ट्रांसफ़र ऑफ जीन या जीन पूल ट्रांसफ़र नहीं कर पाते, प्रीमेटिंग आइसोलेशन कहलाती है. लेट्स से व्हाट आर काइंड्स? Geographical isolation, second ecological isolation, third distance isolation, fourth temporal isolation, last one is sexual isolation. अब हर एक को बारी बारी डिस्कस करते हैं. Now what is pre-mating isolation? These are the barriers that prevent or reduce the likelihood of transfer of gametes to members of the other species. तो ये ऐसे फैक्टर या बैरियर्स होते हैं जो दूसरी स्पीशीज़ के मेंबर्स के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट नहीं होने देते हैं या दूसरी स्पीशीज़ के दरमियान ट्रांसफ़र ऑफ गैमेट्स को कम करते हैं, लिहाजा जीन ट्रांसफ़र अमूमन नहीं हो पाती. तो पहली किस्म इसमें है जियोग्राफिकल आइसोलेशन की, यानी टू पॉपुलेशंस ऑफ द सेम स्पीशीज़ आर सेपरेटेड बाय सम फिजिकल और जियोग्राफिकल बैरियर. ये ऐसी किस्म है जिसमें दो पॉपुलेशन जो एक स्पीशीज से ताल्लुक़ रखती हैं, अमूमन उनके दरमियान कुछ फिज़िकल या जियोग्राफिकल बैरियर्स होते हैं. यही बैरियर जो फिज़िकल या जियोग्राफिक हैं उन स्पीशीज़ के इंडिविजुअल को एक दूसरे से सेपरेट रखते हैं. सो दे आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरब्रीडिंग बाय द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन बैरियर्स like large bodies of waters, high mountain ranges, deserts, forests and extreme temperatures. लिहाजा चंद ऐसे ख़ास किस्म के फैक्टर्स हैं जो एक ही स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स के दरमियान वो बैरियर या उन जानदारों की आपस में इंटरब्रीडिंग को स्टॉप कर देते हैं. जो फैक्टर्स जानदारों की आपस में इंटरब्रीडिंग को स्टॉप करते हैं उनमें लार्ज बॉडीज ऑफ वाटर लाइक रिवर एंड ओशंस हैं, हाई माउंटेन रेंजेस हैं, सहरा, जंगलात, एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बेतहाशा टेम्परेचर का होना. बिकॉज ऑफ बैरियर्स two populations are completely out of touch with each other genetically. क्योंकि बैरियर्स की मौजूदगी की वजह से पॉपुलेशन या स्पीशीज़ के जानदार अमूमन एक दूसरे से जेनेटिकली टच ही नहीं रखते, जेनेटिकली एक दूसरे से सिमिलर रहते हैं या सेपरेट रहते हैं. एज अ रिजल्ट न्यू म्यूटेशंस, जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड एक्शन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इन वन पॉपुलेशन हैव नो इफेक्ट ऑन द अदर पॉपुलेशन. यही वजह है एक पॉपुलेशन का दूसरी पॉपुलेशन पर म्यूटेशन का कोई असर नहीं होता. न सिर्फ म्यूटेशन का कोई असर नहीं होता, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन भी एक पॉपुलेशन से हट के दूसरी पॉपुलेशन के जानदारों पर कभी असरअंदाज नहीं हो सकती. सच अ जियोग्राफिक barrier exists between the fauna of an oceanic island and that of the mainland. तो इस किस्म का जियोग्राफिकल बैरियर्स अमूमन समुद्री जजीरों पर पाए जाते हैं या मेन लैंड के ऊपर भी पाए जाते हैं. Now here is example of snail for geographical isolating mechanism. Distribution of land snails in Hawaiian island, that is the island of Oahu. तो यहाँ पर लैंड स्नेल्स हवावियन या आहू आइलैंड के ऊपर जो बिखरे होते हैं प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ जियोग्राफिक आइसोलेशन. द वोल्केनिक रिजेस ऑफ आइलैंड आर सेपरेटेड बाय वैलीज. तो अमूमन आतिशफ़शां पहाड़ों की चोटियों के दरमियान वादियाँ पाई जाती हैं which have abundant vegetation at the bottom but their tops of barren. तो उन्हीं पहाड़ी चोटियों की वादियों के बॉटम पर वेजिटेशन, सब्ज़ा, प्लांटेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन चोटियाँ बैरन है, बंजर है, वहाँ कोई बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती. Each valley has a different variety of land snails. तो यही वजह है कि हर वैली पर अलग अलग वैरायटी ऑफ स्नेल्स होती है एंड डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन दैम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन द वैलीज. डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस उनके दरमियान जो इख्तलाफ हैं ये अमूमन वैलियों के डिस्टेंस के बराह रास्त होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. तो अब एग्जाम्पल में ये देख रहे हैं कि हवावियन याहू लैंड के ऊपर इस किस्म के स्नेल्स कॉमनली एक्सिस्ट
एग्जिस्ट करती हैं और ये बॉटम के ऊपर पाई जाती हैं। आप देखें बॉटम के ऊपर कितनी प्लांटेशन है, किस कदर ब्यूटीफुल प्लांटेशन है या वेजिटेशन है और स्नेल वहाँ एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन जो उनकी चोटियाँ हैं वो बैरन हैं, बंजर हैं, वहाँ पर किसी किस्म की कोई बायोडाइवर्सिटी एग्जिस्ट नहीं करती बिकॉज दे आर वोल्केनिक। नाउ हियर इज सेकंड टाइप ऑफ प्रीमेटिंग आइसोलेशन, दैट इज इकोलॉजिकल आइसोलेशन, आर सीजनल आइसोलेशन, आर हैबिटेट आइसोलेशन। ये 3 नाम है लेकिन कंसेप्ट सेम है, एक ही कंसेप्ट को 3 अलग अलग नाम दिए जाते हैं। अबाउट इकोलॉजिकल सक्सेशन मीन्स आइसोलेशन बाय हैबिटेट। इकोलॉजिकल सक्सेशन हैबिटेट की वजह से अलहदगी को, आइसोलेशन को कहा जाता है। मिस्टर मोरे 1949 में ये बात कही थी, पॉपुलेशंस लिविंग अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। पॉपुलेशन जो एक ही मौलियाती हालात में रहती हैं वो अमूमन एक दूसरे से अलग थलग हो सकती हैं एंड आर प्रिवेंटेड फ्रॉम इंटरब्रीडिंग, और एक दूसरे के साथ इंटरब्रीड नहीं कर पाती। एनवायरमेंटल आइसोलेशन depends upon differences in food habits and other physiological requirements of the animal। तो जो एनवायरमेंटल आइसोलेशन है वो अमूमन खुराक की आदत और चंद दीगर फैक्टर पर भी डिपेंड करती है। फूड हैबिट्स के अलावा रिप्रोडक्टिव हैबिट्स हो सकती हैं, इसी तरह से उनकी ये शेल्टर हैबिट्स हो सकती हैं, सेम विद देयर प्रीडेशन हैबिट्स हो सकती हैं, प्रीडेटरी हैबिट्स भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। यहाँ कॉमन एग्जांपल दी गई है स्टिकल बैक फिश की, दैट अक्यूर्स इन बेल्जियम। तो गैस्ट्रियोस्ट्रस इसका साइंटिफिक नेम है, बेल्जियम में आम पाई जाती है। वन ऑफ देम लिव्स इन फ्रेश वाटर्स एंड अदर लिव्स इन सी वाटर एंड माइग्रेट्स टू एस्टुरीज इन स्प्रिंग एंड समर सीजन वेयर इट ब्रीड्स। उनमें से एक फ्रेश वाटर है, दूसरी मेरीन वाटर है। हाँ, जो मेरीन वाटर है वो एस्टुरीज की तरफ मौसम बहार और ख़ज़ा में अमूमन मूव कर जाती है, माइग्रेट करती है ताकि वहाँ जाकर ब्रीडिंग कर सके। तो एस्टुरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर दरिया और समुद्र आपस में मिलते हैं, उसे एस्टुरी कहा जाता है। तो यहाँ ये बात काबिल गौर है कि देखें उनकी फ़िज़िकल जो एनवायरनमेंटल या सीजनल कंडीशन है वो डिसिमिलर है। तो फ्रेश वाटर अलग हैं, सी वाटर्स अलग हैं, लेकिन एस्टुरी में जाकर ब्रीड करती हैं। तो आइए आगे एग्जांपल में हम देखते हैं। प्री मेटिंग आइसोलेशन में आपको यहाँ पर स्टेट 1, स्टेट 2, स्टेट 3 और स्टेट 4 नज़र आ रही हैं। अगर आप स्टेट 1 को देखें, इट्स अ कंटिन्यूस अडॉप्टिव रेडिएशन विदाउट रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। कलर ऊपर आप देखें फिशेस का और नीचे भी आप देखें स्टेप 1 के ऊपर, स्टेट 1 के ऊपर, तो इनके अंदर अडॉप्टिव रेडिएशंस तो चली आ रही हैं बट रिप्रोडक्टिवली दे आर आइसोलेटेड स्टिल बिकॉज देयर इज बैरियर। ऊपर फ्रेश वाटर दिखलाई गई हैं, नीचे मेरीन वाटर दिखलाई गई हैं। जबकि स्टेट 2 के ऊपर देखें, हियर इज अ डिसकंटिन्यूस अडॉप्टिव रेडिएशन विद माइनर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो अगर आप टॉप वाले देख रही हैं फ्रेश वाटर की हैं, लेकिन उनके दरमियान थोड़ी बहुत हद तक ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन है। नीचे भी सेम देयर। स्टेट 3 के ऊपर आप देखें अडॉप्टिव डिफरेंसेस विद रिवर्सिबल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। इनके अंदर अडॉप्टेशंस भी हो रही हैं, आइसोलेशन भी चल रही है, लेकिन ये रिप्रोडक्शन के लिहाज से है और रिवर्सिबल है, यानी ये पानी से एक वाटर से दूसरे वाटर में शिफ्ट होती हैं, देन दे कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। लेकिन आप स्टेट 4 के ऊपर जाएं, अडॉप्टिव डिफरेंसेस विद इरिवर्सिबल रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ऊपर फ्रेश वाटर है, नीचे मेरीन वाटर के दिखलाई गई हैं, इनके दरमियान क्लियर कट डिफरेंसेस हैं और ये कभी भी रिवर्स नहीं कर पाती। No, fresh water has an osmoregulatory capacity for maintaining the chloride content of its blood in water of low salinity। क्योंकि आपको पता है कि फ्रेश वाटर में लो सैलिनिटी होती है, लो साल्ट कंसनट्रेशन होती हैं। तो फ्रेश वाटर के अंदर जो स्टिकल बैक फिशेस एग्जिस्ट करती होंगी, उनकी बॉडी का खदशा है कि क्लोराइड आयन उनकी बॉडी से निकल कर पानी का हिस्सा बन सकते हैं। यही वजह तो उन्हें ऑस्मोरेगुलेटरी अडॉप्टेशंस लेना पड़ती हैं। वो फ्रेश वाटर स्टिकल बैक फिशेस अमूमन ऑस्मोरेगुलेरिटी अडॉप्ट करके क्लोराइड आयन को अपनी बॉडी में कांस्टेंट रखते हैं, लो वाटर सैलिनिटी के अंदर रहने के काबिल हो जाती हैं। वाइल द माइग्रेटरी फॉर्म लूजेस क्लोराइड आयंस इन वाटर ऑफ लो साल्ट कंसंट्रेशंस। तो जो माइग्रेटरी फॉर्म्स हैं वो जब माइग्रेशन करना शुरू करती हैं तो क्लोराइड आयन को अपनी बॉडी से आहिस्ता आहिस्ता वो ज़ाया कर देती हैं। दिस लीड्स टू द डेथ ऑफ द फिश विद इन अ वेरी फ्यू डेज।
तो जब वो ऐसा करती है साल्ट अपनी बॉडी से ज़ाया करती है, माइग्रेटरी फिश यानी फ्रेश वाटर वाली, तो अमूमन उसकी डेथ हो जाती है। हैबिट्स कैन बी ईजिली प्रोड्यूस्ड बाय आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ऑफ द एग्स। एग की इंसेमिनेशन की मदद से आप इनके हाइब्रिड पैदा कर सकते हैं, बट नेचुरल हैबिट्स इट्स नॉट पॉसिबल। लेकिन कुदरतन ये पॉसिबल नहीं है जी। अब लेबॉर्ट्री के अंदर आर्टिफिशियली एग और स्पर्म को मिलाकर उनके हाइब्रिड तैयार कर लें, तो वो हाइब्रिड के अंदर एबिलिटी होगी कि वो मेरीन वाटर में भी एग्जिस्ट कर सकेगी और फ्रेश वाटर के अंदर भी एग्जिस्ट कर सकेगी। लेकिन जो नेचुरल है, नेचुरल के अंदर ऐसा अमूमन नहीं हो सकता जी। नो, here is another example. The two species of buffalo whose breeding season do not coincide and as such hybrids can't be produced in the natural habitats. तो बुफो के अमूमन दो स्पीशीज़ हैं जो मौसमियाती लिहाज से एक दूसरे के साथ मैच ही नहीं करती, ब्रीड ही नहीं करती, लिहाजा उनके हाइब्रिड्स नेचुरल हैबिटेट में नहीं बनते। फर्टाइल हाइब्रिड्स कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय क्रॉसिंग बुफो अमेरिकन्स विद बुफो फ्लोरी इन द लेबॉर्ट्री। हाँ, लेबॉर्ट्री में आप मसनूई तौर पर दो स्पीशीज़ बुफो की आपस में क्रॉस करवाएं तो फर्टाइल हाइब्रिड पैदा हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए इट्स अ लेबॉर्ट्री वर्क और आर्टिफिशियल होता है, नॉट नेचुरल। नेचुरल इकोसिस्टम में ये ऐसा नहीं कर पा रही, तो बुफो अमेरिकन्स का क्रॉस बुफो फ्लोरी के साथ किया जाता है। इन द नेचुरल हैबिटेट बुफो अमेरिकनस ब्रीड्स अर्ली इन दिस सीजन। कुदरतन नेचुरल ये अप्रैल के मौसम में या अर्ली ब्रीड सीजन में ब्रीड कर जाती है, बट बुफो फ्लोरी ब्रीड्स लेट, ये जुलाई के महीनों में या बाद में ब्रीड करती हैं। हैंस टू रिमेन डिस्टिंक्ट इन नेचर। यही वजह है, अगर नेचर की हम बात करें तो ये दोनों अमूमन एक दूसरे से सेपरेट ही रहेंगे। ठीक नो, यहाँ पर वो दोनों स्पीशीज दिखलाई गई है। एग्जाम्पल अगर आप नीचे देख रहे हैं, ये लास्ट 4 लाइन्स को पढ़ें। बुफो वुडहाउसी एंड बुफो अमेरिकन्स आर टू क्लोजली रिलेटेड टोड्स। ये टोड्स हैं, दो अलग अलग हैं। बुफो वुडहाउसी प्रेफर्स टू रिप्रोड्यूस इन क्वाइट वाटर ऑफ स्टीम। जो बुफो वुड हाउसी है, ये स्टीम वाटर के अंदर रिप्रोड्यूस करना लाइक करती है। वेयर एस पी अमेरिकैनस प्रेफर्स टू रिप्रोड्यूस इन शैलो रेन पूल्स। जो बुफो अमेरिकैनस है, ये शैलो रेन के पूल्स में अमूमन रिप्रोड्यूस करना प्रेफर करती है। एज अ रिजल्ट दे रिमेन सेपरेट स्पीशीज। चूँकि दोनों का ब्रीडिंग नेचुरल सीजनल टाइम ही अलग अलग है, तो लिहाजा ये एक दूसरे से सेपरेट ही रहना पसंद करते हैं। नो, हियर इज थर्ड टाइप ऑफ pre-mating isolation, isolation due to distance or distance isolation. The members of widely distributed species which occupy a large territory without any natural barrier have been found to be reproductively isolated. तो दुनिया में बेतहाशा स्पीशीज़ फैली हुई हैं जो अमूमन लाइट टेरिटरी, बड़े इलाके पर फैली होती हैं। वो बगैर किसी नेचुरल बैरियर के भी एक दूसरे से रिप्रोडक्शन के लिहाज से आइसोलेटेड रहती हैं। द सिंपल रीज़न ऑफ देयर आइसोलेशन इज़ देयर इनएबिलिटी टू कवर ग्रेट डिस्टेंसेस। छोटी सी बात ये है कि उनके दरमियान फासले ही इतने ज़्यादा हैं। कोई एक अमेरिका में है, दूसरी पाकिस्तान में है। अब पाकिस्तानी अमेरिका नहीं जा सकती, अमेरिकन स्पीशी पाकिस्तान में जल्दी आ सकती, लिहाजा वो कैसे इंटरब्रीड करेंगे जी। द इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द होमिंग इंस्टिंक्ट ऑफ एनिमल्स। तो ये इफेक्टिवनेस उसी वक्त कारगर होती है जब वो एक ही जगह होमिंग एनिमल्स एक ही जगह इकट्ठे रहते हैं। Any possibility of gene exchange in such isolated populations is through the occasional migrants or through a chain of intermediate populations. हाँ, उनके दरमियान जीन एक्सचेंज हो सकता है। कब हो सकता है? जब वो कभी कभार माइग्रेट कर जाएं, एक दूसरे के करीब आ जाएं, फिर हो सकता है। या फिर उनके दरमियान कुछ इंटरमीडिएट चेन ऑफ पॉपुलेशन हो, दरमियाने दर्जे की पॉपुलेशन एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर उनके साथ मेट कर सकते हैं। अदरवाइज डिस्टेंस की वजह से मेटिंग और ट्रांसफ़र ऑफ जीन का कोई चक्कर नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, मैमल्स फाउंड इन whole Arctic area of North America are unable to interbreed only because they couldn't distantly isolated groups and find it impossible to cover such long distances. तो whole Arctic area of North America में बहुत सारे मैमल्स पाए जाते हैं और खासे डिस्टेंस पर पाए जाते हैं। चूँकि डिस्टेंस पर हैं, ग्रुप उनके डिस्टेंटली लोकेटेड होते हैं, लिहाजा एक दूसरे करीब नहीं आ पाते, मेट नहीं करते, ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स नहीं होती, तो ये लॉन्ग डिस्टेंस की वजह से है। नाउ हियर इज फोर्थ कैटेगरी ऑफ प्री
pre-mating isolation, that is the temporal or time-related isolation. Differences in the breeding season prevent mating. तो जो breeding season में फ़र्क होता है वो mating नहीं होने देती और intermating भी नहीं होती. Races are of different species that occupy similar habitat. चाहे उनकी habitat एक जैसी भी हो, मुख्तलिफ population मुख्तलिफ species हो सकती हैं या मुख्तलिफ नस्लों से उनका ताल्लुक़ होता है, वो same habitat में रहते हुए भी interpret नहीं कर पाती. This type of isolation is called temporal or time related or seasonal isolation. इसे हम seasonal isolation या temporal या time related isolation भी कहते हैं. Seasonal isolation is very common in plants and frequently occurs in insects and other invertebrates. तो ये ख़ास किस्म के पौधों के अंदर तो आम है, लेकिन चंद एक इंसेक्ट्स और जानवरों के अंदर स्पेशली इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर भी टेम्पोरल आइसोलेशन होती है. याद रखिए टेम्पोरल आइसोलेशन में मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से मेटिंग नहीं होती और डिफरेंट स्पीशीज़ आपस में मेट नहीं कर पाते, लिहाजा ट्रांसफ़र ऑफ जीन भी नहीं हो सकती थी. Now here are two examples. Number one, Balen found seasonal isolation in toads. toad की एक किस्म में बालेन है, तो बलेन साइंटिस्ट ने ये इसके ऊपर काम किया. American toad, that is the Bufo americanus, and Fuller's body, that is Bufo fulleri, when reproduced in कैपेटिविटी इन लेबॉर्ट्री प्रोड्यूस हाइब्रिड्स. जब इन्हें लेबॉर्ट्री में रखा गया तो बुफो अमेरिकानस और बुफो फॉलरी ने लेबॉर्ट्री के अंदर हाइब्रिड्स पैदा किए. बट इन स्पाइट ऑफ हैविंग सिमिलर जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन देयर हाइब्रिड्स आर रेयर इन नेचर. लेकिन एक जैसे जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन होने के बावजूद नेचुरली हमें उनके बहुत कम हाइब्रिड नज़र आते हैं. बिकॉज अमेरिकानस ब्रीड्स अर्ली इन द रेनी सीजन. जब बारिशें शुरू होती है मौसम बरसात के अर्ली डेज में बुफो अमेरिकानस ब्रीड करती है. जो बुफो फॉलरी है ब्रीड्स लेट, ये बारिश के आखिरी दिनों में ब्रीड करती है. ड्यूरिंग द ओवरलैपिंग पीरियड कंसिडरेबल हाइब्रिडाइजेशन अकर्स. जब पीरियड्स ओवरलैप कर रही हूँ तो बाज़ वक़्त हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है. एंड हाइब्रिड्स रिजेंबल अदर स्पीशीज़ ऑफ द टोड्स. और ये हाइब्रिड जो बुफो अमेरिकानस और बुफो फॉलरी से लिए गए हैं ये दूसरी स्पीशीज़ से ताल्लुक़ रखते हैं या उनसे मिलते जुलते होते हैं. मसलन ये बुफो वुड हाउसेस से मिलते जुलते होते हैं. Let's say here is another example, that is the Rhina clemitans, Rhina pipens, Rhina sylvatica breed in the same pond in America. अमेरिका में ये तीनों स्पीशीज़ पाई जाती हैं, एक ही पॉन्ड में होती हैं, but do not interbreed among themselves because the reproductive seasons of these species are different. लेकिन आपस में इंटरब्रीड नहीं कर पाते क्योंकि रिप्रोडक्टिव कंडीशंस ऑप्टिमम कंडीशन इनके लिए डिसिमिलर है. टेम्परेचर ऑफ वाटर इस द कंट्रोलिंग फैक्टर यूजली. तो पानी का दर्जा हरारत इनका कंट्रोल करता है. लाइक राइना सिल्वेटिका ब्रीड्स एट 44, राइना पाइपन्स एट 55 फ़ारेनहाइट एंड राना क्लेमिटन्स ब्रीड्स एट टेम्परेचर अबव 60 डिग्री. तो याद रखिए जो राना सिल्वेटिका होता है ये 44 फ़ारेनहाइट पे ब्रीड करता है, राना पाइपन्स 55 फ़ारेनहाइट पे, जबकि जो राना क्लेमिटन्स है ये 60 अबव फ़ारेनहाइट पे ब्रीड करने की अहलियत रखता है. अब उस पानी में एक ही वक्त के अंदर ये तीनों टेम्परेचर नहीं लिए जा सकते, लिहाजा है कि में नहीं लिए जा सकते तो ये स्पीशीज़ आपस में गैमेट ट्रांसफर नहीं कर सकती. नो हियर इज लास्ट कैटेगरी, दैट इज द फिजियोलॉजिकल और सेक्सुअल आइसोलेशन, इथोलॉजिकल आइसोलेशन और बिहेवियरल आइसोलेशन. मैनी एनिमल्स कैन इंटरब्रीड बट समटाइम्स इट इज प्रिवेंटेड ड्यू टू मेटिंग प्रेफरेंसेस दैम. तो इंटरब्रीड तो लिए जा सकते हैं लेकिन अपनी प्रेफरेंस पसंद और नापसंद की बुनियाद पर वो ब्रीड नहीं मिलते जी. इथोलॉजिकल आइसोलेशन रेफर्स टू बिहेवियरल पैटर्न. इथोलॉजिकल आइसोलेशन से मुराद ये रवैयों के पैटर्न्स होते हैं. इट इज़ बेस्ड अपॉन द रिप्रोडक्शन एंड रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई बाय टू मेटिंग पार्टनर्स. दो मेटिंग पार्टनर्स के दरमियान रिप्रोडक्शन और स्टिमुलस के हसूल के लिए होता है. यानी दो चीज़ों पर यह डिपेंड करता है. एक तो दो मेटिंग पार्टनर आपस में प्रोडक्शन ऑफ द स्टिमुलस करें, दूसरा फिर स्टिमुलस एक दूसरे से रिसीव भी कर रहे हैं जी.
और याद रखिए इनके ये प्रोडक्शन ऑफ स्टिमुलस एंड रिसेप्शन ऑफ स्टिमुलाई लाइज अंडर द कोर्टशिप बिहेवियर, ये कोर्टशिप बिहेवियर के तहत होती है। जनरली द मेल्स ऑफ द स्पीशीज हैव अ स्पेसिफिक कोर्टशिप बिहेवियर एंड फीमेल्स ऑफ द सेम स्पीशीज आर रिसेप्टिव। अमूमन ये होता है एक स्पीशीज के मेल्स इंडिविजुअल ख़ास किस्म का कोर्टशिप बिहेवियर रखते हैं, जबकि दूसरी स्पीशीज़ की फीमेल के पास रिसेप्टिव बिहेवियर होता है। इफ़ अ मेल स्टार्ट्स टू कोर्ट अ फीमेल ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज़, अगर मुख्तलिफ स्पीशीज़ की फ़ीमेल के लिए एक मेल कोर्टशिप बिहेवियर अडॉप्ट करता है, द कोर्टशिप इज़ यूजुअली ब्रोकन ऑफ क्विकली, तो ये तेज़ी के साथ ख़त्म हो जाती है, बिकॉज दो अलग अलग स्पीशीज़ के इंडिविजुअल हैं, उनकी फिजियोलॉजी, एनाटमी, उनके जेनिटल स्ट्रक्चर्स की मैचिंग टोटली डिसिमिलर होती है। वो कोर्टशिप बिहेवियर की वजह से करीब तो आ जाते हैं, मीटिंग स्टार्ट भी कर लेते हैं, बट जब मीटिंग सक्सेसफुल नहीं रहती तो वो जल्दी एक दूसरे से ब्रेकअप कर लेते हैं। दिस कोर्टशिप इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टिमुलस, तो मुख्तलिफ किस्म के स्टिमुलस इसमें यूज़ होते हैं, लाइक विजुअल स्टिमुलस, ऑडिटरी, टैक्टाइल, ऑल्फैक्टरी, केमिकल। All these stimuli help the male and female partner to recognize each other। ये सारे स्टिमुलाई मेल और फीमेल स्टिमुलाई की मदद से ये मेल और फीमेल एक दूसरे को पहचानते हैं एंड रीच अ स्टेट ऑफ फिजियोलॉजिकल रेडीनेस, और जिस्मानी तैयारी के मराहिल में से गुजरते हैं ताकि इनके दरमियान कपुलेशन यानी मेटिंग प्रोसेस, मेल और फीमेल का मेटिंग प्रोसेस सक्सेसफुली हो सके। नो फॉर एग्जाम्पल In many birds and insects, this type of isolation is quite common। बहुत सारे परिंदों और जानवरों में ये आम है, where the population is preceded by an elaborate courtship, तो एक नुमाया courtship के ज़रिए ये नुमाया रहती है। The different color patterns of the insects, number one, insect के मुख्तलिफ रंगों के पैटर्न, different color patterns of the plumages of birds, परिंदों के परों की रंगत, light signals produced by the birds, परिंदों की आंखों से जो लाइट सिग्नल पैदा होते हैं, फ्रॉग और इंसेक्ट्स, इकाइनोडर्म्स, इनसे पैदा होने वाले फिरोमोन्स या सेक्स अट्रैक्टेंट्स यानी ऐसे केमिकल जो सेक्सुअली अट्रैक्ट कर सकते हैं, बहुत सारे जानवरों से, इंसेक्ट्स से, ह्यूमन बीइंग से पैदा होते हैं, और ये स्पीशीज स्टिमुलाई को कैरी करती हैं, उससे करीब आती हैं और इकोलॉजिकल या इथोलॉजिकल आइसोलेशन में अपना रोल परफॉर्म करती हैं। नाउ हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ प्री मेटिंग आइसोलेशन। तो आपको दो सैंपल नज़र आ रही हैं, एक में है हनी बी ड्रिंकिंग नेक्टर फ्रॉम अ फॉक्सग्लोव फ्लावर, तो हनी बी फॉक्सग्लोव फ्लावर से नेक्टर ले रही है, जबकि दूसरे में रबी थ्रॉटेड हमिंग बर्ड ड्रिंकिंग नेक्टर फ्रॉम अ ट्रम्पेट क्रीपर फ्लावर। तो याद रखिए ये टेम्पोरल से ली जाती है क्योंकि टाइम रिलेटेड है, तो जब फ्लावरिंग होगी फिर इंसेक्ट्स हमिंग बर्ड्स एक्टिव होंगे और एक्टिव होकर अपना अपना काम करने की अहलियत गेन करेंगे। तब से अगर ये फ्लावरिंग प्लांट्स ही एक्टिव नहीं होते, फ्लावरिंग ही नहीं होती, तो फिर हमिंग बर्ड्स फूलों के करीब नहीं आते, पोलिनेशन का प्रोसेस बैन रहेगा, रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर नहीं हो सकेगी। सो हियर इज अनदर एग्जांपल फॉर टेम्पोरल आइसोलेशन, जो कि हमने पहले भी देखी है कि यहाँ पर दो स्पीशीज़ दी गई हैं, ये मेड्स इन अप्रैल लिखा गया, मेड्स इन जुलाई लिखा गया है। जो पहली है ये अमेरिकैनस बुफो है, दूसरी जो है ये अमेरिकैनस नहीं है, ये अदर स्पीशी है। बहरहाल इनका टाइम पीरियड मैच नहीं करता, ये अर्ली रेनी सीज़न में जो मेट करती है, जो दूसरी है वो लेट रेनी सीज़न में यानी जुलाई के आखिर पे मेट करती है, लिहाजा टाइम डिपेंडेंट स्पीशीज़ हैं, एक दूसरे के साथ क्रॉस नहीं कर सकती। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, स्टे ब्लेस्ड।